नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर उन चीजों में कैसे बदल जाता है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं? चलिए, आज धातु के इसी छुपे हुए सफर का पर्दाफाश करते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये धातु है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि ये धरती में मिलती कहाँ है। उसके बाद हम इसकी रिएक्टिविटी की नियम पुस्तिका को समझेंगे। फिर भट्टी की आग से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे शुद्धता हासिल की जाती है। और आखिर में अयस्क से एक चीज बनने तक का पूरा सफर देखेंगे। जरा अपने आसपास देखिए, कोई कार, एक सिक्का या फिर हाथ में पकड़ा हुआ फोन, ये सब धातु से बने हैं, है ना? पर ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये सब आया कहाँ से? इसका जो असली सोर्स है ना, वो काफी चौंकाने वाला है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन उन सभी चमचमाती जरूरी चीजों की शुरुआत यहां से होती है। जी हां, एक बिल्कुल साधारण से खुरदुरे दिखने वाले पत्थर से। इसे कहते हैं अयस्क या ओर। और यहीं से हमारी धातु की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो ठीक है, कहानी शुरू करने से पहले चलिए अपने हीरो से तो मिलने, यानी धातु से। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? कौन से गुण हैं जो किसी चीज को धातु बनाते हैं? अच्छा, तो धातु की पहचान होती है उसके कुछ खास गुणों से। पहली बात, ये आमतौर पर चमकदार होती हैं। दूसरी, इन्हें पीटकर पतली चादरें बना सकते हैं या खींचकर लंबे तार। ये गर्मी और बिजली के भी बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। और अगर हम जरा केमिस्ट्री में जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने हीरो यानी धातु को पहचानते हैं। तो अब वक्त है कहानी के अगले चैप्टर पर चलने का। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर मिलता कहाँ है। इसके असली घर यानी धरती की गहराइयों में चलते हैं। अब यहां पर दो शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है: खनिज और अयस्क। देखिए, धरती की परत में जो कुछ भी नेचुरली मिलता है वो सब खनिज है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क वो खास खनिज है जिससे धातु निकालना फायदेमंद भी हो और आसान भी। मतलब इसे ऐसे समझिए कि सारे अयस्क तो खनिज होते ही हैं, पर सारे खनिजों से धातु निकालना फायदे का सौदा नहीं होता, इसलिए वो अयस्क नहीं कहलाते। तो सवाल ये है कि हमारी धरती में कौन सी धातुएं सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम, करीब 7%। उसके ठीक पीछे है लोहा, लगभग 4% पर। और फिर आता है कैल्शियम, 3% के साथ। और इन्हीं आंकड़ों से हमें यह भी समझ आता है कि हमारी इंडस्ट्रीज में इन्हीं धातुओं का इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों होता है। और अब शुरू होता है हमारी कहानी का असली संघर्ष। हमारा हीरो यानी धातु अपने अयस्क में ढेर सारी अशुद्धियों के साथ फंसा हुआ है, और उसे इस कैद से आजाद कराने का जो राज है ना, वो उसकी अपनी केमिकल पर्सनालिटी में छिपा है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना? कि भाई, अगर सारी धातुएं अयस्क में ही कैद हैं, तो सबको निकालने के लिए एक ही तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जवाब छिपा है इन धातुओं के अलग अलग नेचर, उनके स्वभाव में। और ये रहा जवाब, रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप मेटल्स की पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। देखिए, जो टॉप पर हैं जैसे पोटेशियम, वो सुपर रिएक्टिव हैं। मतलब उन्हें उनकी अशुद्धियों से अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो सबसे नीचे हैं जैसे कि सोना, वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। इसीलिए वो आसानी से कभी कभी तो शुद्ध रूप में भी मिल जाते हैं। तो चलिए पहले उन मेटल्स की बात करते हैं जो इस पावर रैंकिंग में बीच में या नीचे की तरफ है। इन्हें शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये जो फ्लोचार्ट है ना, ये हमारे आगे के सफर का मैप है। ये हमें दिखाता है कि मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से रास्ता कैसे बदल जाता है। यहां साफ दिखता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो बीच के हैं और जो कम रिएक्टिव हैं, तीनों के लिए रास्ते बिल्कुल अलग अलग चुने जाते हैं। तो शुद्ध करने के प्रोसेस में हमारा पहला विलेन है गैंग। ये कुछ और नहीं बल्कि अयस्क में मिली हुई मिट्टी, रेत और दूसरी फालतू की चीजें हैं। तो जाहिर है सबसे पहला काम है इसी गैंग को रास्ते से हटाना। खास तौर पर सल्फाइड अयस्कों के लिए अगला स्टेप है भर्जन या रोस्टिंग। इसमें होता क्या है कि अयस्क को खूब सारी हवा की मौजूदगी में बहुत तेज गर्म किया जाता है। इससे वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है, जो हमारे अगले स्टेप के लिए एकदम तैयार होता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप, प्रगलन यानी स्मेल्टिंग। अब हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है उससे कोक और एक चीज जिसे फ्लक्स कहते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं।
अब ये फ्लक्स का काम बड़ा मजेदार है। ये एक तरह से साबुन का काम करता है। ये बची खुची गैंग यानी अशुद्धियों से चिपककर एक अलग परत बना लेता है, जिसे स्लैग कहते हैं। और फिर इस स्लैग को हटाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी पावर रैंकिंग के टॉपर्स के पास, वो मेटल्स जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि इन्हें शुद्ध करने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जी इंटेंसिव तरीका चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन एलीट मेटल्स के लिए वो भट्टी वाली अग्नि परीक्षा काफी नहीं पड़ती। ये अपनी अशुद्धियों को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि उन्हें अलग करने के लिए कोई जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है। और वो जबरदस्त ताकत है बिजली। यहीं सीन में एंट्री होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी विद्युत अपघटन। ये एक हाईटेक और बहुत ज्यादा बिजली खाने वाला प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, पिघले हुए अयस्क के अंदर से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ये करंट अयस्क को जबरदस्ती तोड़ देता है और हमारा जो शुद्ध मेटल है वो जाकर कैथोड पर जमा हो जाता है। तो लीजिए, एक मामूली से पत्थर से लेकर एक शुद्ध काम की चीज बनने तक का ये कमाल का सफर अब पूरा होने वाला है। चलिए एक नजर में इस पूरी जर्नी को फिर से दोहराते हैं। तो अगर पूरे सफर को छोटे में समझें तो इसके 3 मेन पड़ाव हैं। पहला, माइनिंग और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अयस्क को जमीन से निकालना और उसमें से मोटी मोटी गंदगी साफ करना। दूसरा पड़ाव, क्लासिफिकेशन और स्ट्रैटेजी। यहां मेटल की रिएक्टिविटी ये तय करती है कि रास्ता आग वाला होगा या बिजली वाला। और तीसरा और आखिरी पड़ाव, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन, जहां चुने हुए रास्ते पर चलकर हमें आखिरकार हमारा शुद्ध मेटल मिल जाता है। तो एक पत्थर से एक उपयोगी चीज तक के इस जबरदस्त सफर को जानने के बाद क्या अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? अगली बार जब कोई धातु की चीज हाथ में आए तो शायद उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि धरती, आग और बिजली से गुजरी हुई एक पूरी कहानी नजर आएगी।